हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर, नेशनल इनकम। प्लीज अभी आवाज। नेशनल इनकम मीन्स इनकम ऑफ अ नेशन। एक नेशन, एक देश की कमाई। हमारा नेशन किससे अर्न करता है? हम लोगों से। तो बेसिकली जो लोग हम अर्न करते हैं वो पैसा किस में ऐड होता है? नेशनल इनकम। हम लोग अर्न कैसे करते हैं? कोई भी लीगल एक्टिविटी से कमाया गया पैसा। एक तो पैसा कमाया हुआ होना चाहिए, किसी से फ्री में नहीं मिलना चाहिए, किसी को कोई हेल्प नहीं होनी चाहिए, डोनेशन नहीं होना चाहिए, चैरिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो पैसा जो तुमने कमाया वो लीगल एक्टिविटी से होना चाहिए, ये नहीं कि स्मगलिंग करके कमा लिया, ठीक है? या वो पैसा अपने मेहनत से कमाया हो। लॉटरी में जीता गया पैसा भी आपकी नेशन की इनकम में नहीं जुड़ेगा। ये सारी बातें अभी बाद में होंगी, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चल रही है अभी। आप किस किस फॉर्म में कमाते हो? या तो आप कहीं जॉब करोगे, वहां से तुम्हें सैलरी वगैरह मिलेगी या वेजेस वगैरह मिलेंगे। आपका बिजनेस होगा, वहां से तुम्हें प्रॉफिट्स वगैरह मिलेंगे। या खुद का कोई प्रोफेशन होगा, वहां से तुम फीस अर्न करोगे। समझ में आ रही है? तो आप कमा रहे हो, आपका पैसा नेशनल इनकम में ऐड हो गया। अगर कोई पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है, वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करके वो बेचेगा, उसका बिजनेस है प्रोडक्शन करने का। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उसने बेच दी, तो जो बेचेगा वो आप खरीदोगे। जब आप खरीदोगे, आपका पैसा किसके पास चला गया? उस प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर को इनकम हो गई, हुई कि नहीं? तो नेशनल इनकम में हर तरह की इनकम ऐड होगी। चाहे आप खर्च कर रहे हो, वो पैसा भी देश में जा रहा है। आप प्रोड्यूस करके बेच रहे हो, वो पैसा भी देश की कमाई में जुड़ेगा। आप कहीं काम करके पैसा कमा रहे हो, वो पैसा भी नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो बेसिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। एक प्रोडक्शन मेथड, जिसमें मैंने बोला कि जो तुम प्रोडक्शन करोगे वो नेशनल इनकम बनेगी। दूसरा इनकम मेथड, जो तुम कमाओगे, अर्न करोगे, वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, जो तुम खर्च करोगे वो पैसा भी नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्लियर है? जो हमने प्रोड्यूस किया वही तुम खरीदोगे, वही तुम्हारा खर्च होगा। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसको पहले समझो, फिर आएंगे टॉपिक के ऊपर। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन किसकी हेल्प से की? फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स कौन? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये फैक्टर्स उसको किसने दिए? हाउस होल्ड ने, हमने इनको फैक्टर्स दे दिए। फैक्टर्स यूज करके प्रोड्यूसर ने क्या किया? प्रोडक्शन की। फैक्टर्स के बदले में प्रोड्यूसर ने हमें क्या दे दिया? इनकम दे दी, पैसा दे दिया, फैक्टर इनकम दे दी। इसके ऊपर भी बाद में आऊंगी, अभी सिर्फ आप ये बात याद रखना कि इनकम दे दी, हमें पैसा दे दिया। हमने इनको लैंड दिया, इन्होंने हमें इसके ऊपर रेंट दे दिया। हमने इनको कैपिटल दी, इसके ऊपर हमें क्या दे दिया? इंटरेस्ट। हमने इनको लेबर प्रोवाइड की, इन्होंने हमें उसके ऊपर क्या दे दिया? वेजेस। मतलब हमें क्या हो गई? इनकम हो गई। क्लियर? अब हम उस इनकम से क्या करेंगे? अपनी नीड्स पूरी करोगे। तुम्हारी नीड्स क्या है? तुम खर्च करोगे,
बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज है, ये तुम किसको डिमांड करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूसर को ही करोगे। समझ में आ रही है? प्रोड्यूसर ने आपसे रिसोर्सेज लेके प्रोडक्शन की, प्रोड्यूसर को फायदा हुआ, प्रोड्यूसर को इनकम हुई, वो इनकम उसने आपको दे दी। कैसे दे दी? फैक्टर इनकम की फॉर्म में, क्योंकि आपने उसको क्या दिया था? फैक्टर्स प्रोवाइड किए थे। तो प्रोड्यूसर का पैसा किसके पास आ गया? आपके पास। आपका पैसा फिर प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो ये ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। दो सेक्टर, कौन से? प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर ने हमें पैसा दे दिया, किस फॉर्म में? फैक्टर इनकम की फॉर्म में। हमने वही पैसा वापस किसको दे दिया? प्रोड्यूसर को दे दिया। कैसे? खर्च करके। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कल में ये फ्लो चलता रहता है जो कभी नहीं टूटता। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने से नहीं रुकेगा, आप खर्च करने से नहीं रुकोगे, तो फ्लो कैसे टूटेगा? अब इकोनॉमिक्स है, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। अजम्पशन ये है कि प्रोड्यूसर जितना अर्न करेगा सारा का सारा आप में बांट देगा। किस फॉर्म में? इनकम की फॉर्म में। फिर दूसरी अजम्पशन क्या है? आपको जितनी इनकम होगी आप वो सारा का सारा खर्च कर दोगे। किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। मतलब आप सेविंग नहीं करो। सेविंग आपकी माइक्रो लेवल तक तो सही थी, अब हम किस लेवल पर आ गए? मैक्रो लेवल पर आ गए। मैक्रो लेवल पर सेविंग क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। सेविंग करना मतलब एक्सपेंडिचर कम करना। अगर तुम एक्सपेंडिचर कम करोगे मतलब तुम प्रोड्यूसर को डिमांड क्या करोगे? कम। प्रोड्यूसर ने तुम्हें सारा पैसा दे दिया अपना, उसमें से तुमने कुछ सेव करके रख लिया, मतलब वापस प्रोड्यूसर के पास सारा नहीं पहुंचेगा, पैसा कम पहुंचेगा। फिर अगर प्रोड्यूसर भी सोचे कि मैं भी सेव कर लूं, फिर वो भी अपना सारा पैसा तुम्हें नहीं देगा। तो तुम क्या हर स्टेप पर क्या होती जा रही है? सेविंग होती जा रही है। घर पे पैसा रख रहे हो, सेविंग का मतलब क्या है? लेस डिमांड। डिमांड तुम कम करोगे तो फिर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी क्या करेगा? कमी करेगा। तो यहां पर हमारी अजम्पशन क्या है कि तुम पैसा सेव नहीं करोगे। फिर आप बोलोगे हम फ्यूचर के लिए क्या करें? सेव नहीं करेंगे तो सारा खर्च कर देंगे, तो फ्यूचर हमारा कैसे सिक्योर होगा? आप सेविंग करो, लेकिन उस सेविंग को क्या करो? इन्वेस्ट कर दो। घर पे पैसा रखोगे तो वो पैसा कुछ भी आपको रिटर्न नहीं देगा। आप अगर उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज में तो वो पैसा दुगना तिगना हो जाएगा आपका। और जितनी ज्यादा एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है उस इकोनॉमी की उतनी ज्यादा क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो एक इकोनॉमी, एक नेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप घर पे पैसा मत रखो, आप उसको क्या करो? इन्वेस्ट करो। लेकिन क्या हम सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं? नहीं, हम पैसा रखते हैं। 3 थ्योरी आप करोगे मनी के चैप्टर में। हमें पैसा क्यों चाहिए? सबसे पहले हमें पैसा चाहिए ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, डेली के खर्चे पूरे करने के लिए। फिर अगर वो पूरे हो जाते हैं फिर हमें पैसा को क्या करते हैं? प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए पैसा घर पे रख लेते हैं कि कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया सारा का सारा और वो इतनी जल्दी ना निकला, कहीं फंस गया। समझ में आ रही है? फिर अगर ये पर्पस पूरा हो गया फिर बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा है ना वो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो क्या बन गया जी? अपना स्पेकुलेटिव मोटिव। तो बेसिकली इन 2 पर्पस के लिए तो घर में पैसा चाहिए ना, रूटीन के खर्च करने के लिए और इमरजेंसी के लिए, जिसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव।
फिर बाद में तीसरा मोटिव आता है। ऑब्वियसली अब आप कमा रहे हो, सबसे पहले जो आपकी कमाई हो रही है सीधा ही आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं, आप पहले अपने डेली के खर्चे पूरे करोगे, वो पूरे होने के बाद पैसे बचते हैं, फिर आप क्या करोगे? प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए रखोगे, पैसा जमा करोगे 2-3 लाख रुपए कि क्या पता कल को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो उनसे तुम क्या करोगे? आगे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओगे, उनको इन्वेस्ट करोगे स्पेकुलेशन पर्पस, ताकि आपका मनी जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाए। लेकिन वो अजम्पशन है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी सेविंग को क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे। लेकिन यही चीज जब आप मनी का चैप्टर करेंगे तो वहां देखेंगे कि आप अपने घर में लिक्विडिटी रखते हो, किस पर्पस में? ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पस। तो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज होगी ना दोनों। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो जी। अब मैंने आपको क्या बताया? नेशनल इनकम में 3 चीजें जाएंगी। जो हमने प्रोड्यूस किया नेशनल इनकम, जो हमने अर्न किया नेशनल इनकम, जो हमने खर्च किया नेशनल इनकम। अब आपके नोट्स में 2 बातें तो लिखी हुई हैं, तीसरी आप लिख लेंगे। पहली 2 बातें देखो क्या लिखी हुई है। नेशनल इनकम रेफर्स टू एग्रीगेट इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। पीरियड कौन सा है? 1 साल का। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, आपने कुछ सर्विसेज दी थी, उन सर्विसेज के बदले में आपको इनकम हुई थी, अर्न्ड इनकम। या लिख लो नेशनल इनकम रेफर्स टू फैक्टर इनकम, जो आपने कमाया है पैसा। किसने कमाया है? नॉर्मल रेजिडेंट। ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इनकी डेफिनेशन करेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे। एक तो पैसा अर्न्ड होना चाहिए जिसको फैक्टर इनकम बोलते हैं, और दूसरा वो पैसा किसके द्वारा कमाया हुआ होना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब जो लोग हमारे देश के हैं। जो बाहर से आए हैं उनकी बात नहीं कर रहे, बाहर से आए मतलब जो घूमने आए हैं, एनआरआईज हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, बताऊंगी अभी। और ये पैसा आपने कमाया कब? 1 साल में। तो 1 साल में आपने इंडिया में रह के, अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया में रह के जो पैसा अर्न किया इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब आपने 1 साल में अर्न किया, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया किसी को, उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स नहीं पे किया, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये नेशनल इनकम क्या होगा? एक एस्टिमेट होता है कि हमारा देश कितना कमा रहा है। एस्टिमेट क्यों है? क्योंकि आप सारा पैसा अपना रिवील कहां करते हो, सारी इनकम कहां दिखाते हो? 100% इनकम के ऊपर तो हम टैक्स पे कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ उतनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं जो हमने सरकार को दिखानी है। और ज्यादातर हमारे देश में लोग क्या करते हैं? इनकम टैक्स को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, भरते ही नहीं है, इनकम ही नहीं शो करते अपनी। और जो तुम पैसा शो नहीं करते, वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आया, तो वो नेशनल इनकम में काउंट कैसे होगा? उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। सिर्फ व्हाइट मनी का ही रिकॉर्ड है, जिसको हिंदी में या पंजाबी में बाकी बोल देते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं बाकी। समझ में आ रही है बात? अब 1 साल में जो तुमने कमाया, अगर कुछ पैसा आपके रिकॉर्ड में नहीं आया, वो पिछले साल की कमाई तुम अगले साल की कमाई में ऐड नहीं करोगे। एक देश की इनकम में जो 1 साल में आपने दिखा दिया ना, वही ऐड होगा। आप अगले साल बोलो कि कैरी फॉरवर्ड कर दे, तो वो नहीं होगा। तभी लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यहाँ पर रेफरेंस पीरियड क्या है? 1 ईयर। और ईयर भी कौन सा? फिस्कल ईयर या कैलेंडर ईयर? दोनों में फर्क है। कैलेंडर ईयर कब होता है? जन से लेके दिसंबर तक। फिस्कल ईयर या आपका अकाउंटिंग ईयर,
वो कब है? अप्रैल टू मार्च। ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है फिस्कल ईयर कब शुरू होता है कब खत्म होता है। क्लियर? चलिए अब फैक्टर इनकम भी बताऊंगी, नॉमिनल रेजिडेंट भी बताऊंगी, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। दूसरा नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। यहां पर प्रोडक्ट क्यों बोला, इनकम क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये प्रोडक्शन मेथड की बात हो रही है और पहली किसकी बात हो रही थी? इनकम मेथड की, जो तुमने अर्न किया। यहां पर क्या है? जो तुमने प्रोड्यूस किया, तो वो क्या बन गया जी आपका? प्रोडक्ट मेथड। 3 मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनेगी? नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम एक ही चीज है, इज द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मतलब जो चीजें बन के तैयार हो चुकी हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन, मतलब आपके हाथ में आ चुकी हैं। किसके हाथ में आ चुकी हैं? आपके हाथ में। आप कौन हो? फाइनल कंज्यूमर हो। सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय लेबर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। और ये चीजें तैयार कैसे होंगी? कुछ फैक्टर से। फैक्टर्स क्या है? लेबर और वेल्थ। वेल्थ में कैपिटल भी आ जाती है, लैंड भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में हमारे देश में कितनी वैल्यू की चीजें बनके तैयार हुई? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितनी हमने प्रोडक्शन की, जितनी कीमत की हमने प्रोडक्शन की, वो सारी की सारी क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। मैंने यहां पर किसको हाईलाइट किया? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी आपको समझाना है। तीसरी डेफिनेशन देखो जी, क्या बन जाएगी नेशनल इनकम की? लिख लो, नहीं तो समझ लो। अभी आपके पास नोट्स है नहीं, कॉपी पे लिखना, कॉपी पे लिखो। नेशनल इनकम इज सम ऑफ sum of expenditures. National income is sum of expenditures incurred on all final goods and services produced in a nation during a given period of time। एक साल में हमारे देश में जो चीजें बनके तैयार हुई, फाइनल का भी मतलब बताना है, जो चीजें बनके तैयार हुई उनको आपने जब खरीदा तो आपका एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। तो यहां पर कौन सा मेथड हो गया? ये एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों को ऐड नहीं करेंगे, तीनों को ऐड नहीं करेंगे। या तो तुम कहते प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकाल लो, या तुम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल लो, या तुम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल लो। सेम इनकम आएगी, नेशनल इनकम। अब यहां पर इसको बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? ट्रिपल आइडेंटिटी। तभी यहां पर 3 साइन लगाए हैं। ये ट्रिपल आइडेंटिटी, तीनों सेम है। प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकाल लोगे, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल लो, या इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल लो, एक ही चीज है। तीनों को ऐड नहीं करना, क्योंकि जो चीज बनके तैयार हुई वही तुम खरीदोगे, जो चीज बनके तैयार हुई वही खरीदोगे।
पता कैसे चलेगा कितनी वैल्यू की चीजें बन के तैयार हुई? तुम्हारे एक्सपेंडिचर से ही तो पता चलेगा। और जब तुम खर्च करोगे तो वो किसी ना किसी की तो इनकम बनेगा। तो तीनों मेथड सेम है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर। तो नेशनल इनकम की 3 डेफिनेशन हो गई। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस चीज को, समझ में आया? कौन कौन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं नेशनल इनकम? पहले किया नहीं हुआ? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब यहां पर क्या है, जैसे सेकंड डेफिनेशन है या फर्स्ट डेफिनेशन है या थर्ड डेफिनेशन है, उसमें एक चीज कॉमन है, that national income refers to aggregate income earned by normal resident of a nation during a given period as a result of their productive services। ये सर्विसेज उसने कहां दी? डोमेस्टिक टेरिटरी में दी। कहां दी? डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा, नेशनल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय लेबर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। और इन चीजों की प्रोडक्शन भी कहां हुई? डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई। और जो आपने खर्च किया वो भी कहां किया? डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब अपने देश में रहकर। तो आपको क्या समझना है अभी? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अब ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक मतलब हमारा देश, टेरिटरी मतलब उसकी बाउंड्री, सिंपल, जियोग्राफिकल एरिया। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री। दूसरा, एक तो जियोग्राफिकल एरिया कि हमारे इंडिया कितना जगह पर फैला हुआ है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। दूसरा, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब जहां तक हमारी पॉलिटिक्स चलती है, जहां तक हमारी सरकार की पावर है, तो वो भी किसका हिस्सा होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का। और हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में क्या आएगा? देखो, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, जियोग्राफिकल एरिया, पहला पॉइंट हो गया जियोग्राफिकल एरिया। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल बाउंड्री की। जहां जहां तक हमें जाने की परमिशन है, हमारे शिप्स हैं, इंडियन शिप्स हैं, क्या वो इंडिया के ही समुद्र में चलते हैं? ओवरसीज जाते हैं ना, वहां से सी फूड इकट्ठा करके लेकर आते हैं या पैसा कमा कर लेकर आते हैं। तो शिप्स एंड बोट्स, शिप्स एंड बोट्स ऑफ इंडियन ऑपरेटर्स, हमारे इंडिया के जो शिप्स एंड बोट्स हैं, जहां जहां तक जाके जिस लिमिट तक जा सकते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। हमें जहां तक जाने की परमिशन है। आपने एक फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार की आई थी, राम सेतु। उसमें उन्होंने बोला था कि भी हमें ना आगे बॉर्डर, समुद्र के अंदर ही वो ढूंढ रहा था, तो उन्होंने बोला था आप ये लंका का बॉर्डर जो क्रॉस नहीं कर सकते, हमें वहां तक जाने की परमिशन नहीं है। यही था।
कुछ हद तक वो गया, आगे वो बोले कि जाने की परमिशन नहीं है, तो जहां तक तुम्हें जाने की परमिशन है वो क्या है, तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है? दूसरा, हमारे एयरक्राफ्ट्स, हमारे क्या एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स दो अलग नेशन के बीच में चल रहे हैं, चाहे इंडिया के हैं, लेकिन वो अपनी सर्विसेज चाहे कहां दे रही है, चाइना टू यूएस दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। हमें वहां तक अपने एयरक्राफ्ट लेके जाने की परमिशन है, हमारी एयरलाइन सर्विसेज, तो वो भी किसका हिस्सा होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब हमारे शिप्स को जहां तक जाने की परमिशन है, हमारे एयरक्राफ्ट को जहां तक जाने की परमिशन है, और तीसरा हमारी एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज जहां कहीं भी है, किसी भी फॉरेन लैंड पर इंडियन एम्बेसी है, तो वो भी क्या होगी, हमारे ही देश का हिस्सा होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें वहां तक जाने की परमिशन है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया नहीं आता, डोमेस्टिक टेरिटरी में वो हिस्सा भी आएगा जहां तक हमारे शिप्स को, सिर्फ तीन चीजें, जहां तक हमारे शिप्स या बोट्स को या ऑयल वेसल, जो हम तेल निकालने जाते हैं दूसरे देशों में, ऑयल वेसल। दूसरा, हमारे एयरक्राफ्ट, एयरलाइन सर्विसेज को जहां तक जाने की परमिशन है। तीसरा, हमारी जहां जहां भी एम्बेसीज हैं। ये तीनों चीजें मिलके क्या बन जाएंगी जी, डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आई? तो आपने पैसा कहां कमाया, एक तो ये पूरे जियोग्राफिकल एरिया में, और दूसरा दूसरे देशों से तुम कमा कर लेकर आए, किस फॉर्म में, या तो एयरलाइन सर्विसेज देकर, या शिपिंग वेसल सर्विसेज देकर, या एम्बेसीज के थ्रू अगर आप अर्न कर रहे हो, तो वो किस में ऐड होगा, डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि वो किसका हिस्सा है, डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब अगर हमें बाहर तक जाने की परमिशन है, हमारे शिप्स को, हमारे एयरक्राफ्ट्स को, हमारी एम्बेसीज को, तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, रेसिप्रोकल होता है, फिर उनको भी हम अपने देश में आने की परमिशन देंगे। किसी और कंट्री के शिप्स हमारे देश में चल रहे हैं, किसी और कंट्री की एयरलाइन सर्विसेज हमारे देश में है, किसी और कंट्री की एम्बेसी हमारे देश में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। समझ में आ रही है? हमारी ये तीन चीजें बाहर होकर भी हमारी है, यही तीन चीजें अगर बाहर की इंडिया में है, तो इंडिया में होकर भी वो हमारी नहीं है। रेसिप्रोकल है। समझ में आ रही है? अगर मेरी कोई चीज आपके घर में आ रही है, तो मैं उसको वापस कभी भी ले सकती हूँ, तो आपकी कोई चीज मेरे घर में आएगी, आप उसको वापस ले सकते हो, वो आपकी है। सिंपल। क्लियर होगी बात? तो ये वही चीज है, हमारी ये तीन चीजें जो कहीं और है वो हमारी है, यही तीन चीजें जो किसी और की है वो हमारी नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? इसके अलावा, इन तीन चीजों के अलावा हमारा कुछ भी बाहर है, हमारा कुछ भी बाहर है, वो हमारा नहीं माना जाएगा। किसका पार्ट नहीं माना जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। सिर्फ ये तीन चीजें जो हमारी हैं, बाहर है, वो हमारा पार्ट है। इसके अलावा हमारा क्या बाहर हो सकता है? कोई भी ऑफिस की ब्रांच, कोई भी बैंक की ब्रांच, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म इंडिया की है, लेकिन उसकी ब्रांच कहां है? फॉरेन में है,
तो वो किसका पार्ट नहीं माना जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब ये हमारी 3-4 चीजें हमारी होकर भी हमारी नहीं, तो यही 3-4 चीजें अगर उनकी हमारे देश में है तो उनकी नहीं, वो किसकी हो जाएंगी? हमारी। अगर कोई फॉरेन कंपनी का ऑफिस इंडिया में है, कोई फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में है, कोई कंपनी इंडिया में है, तो वो उनकी टेरिटरी में ना जुड़कर किसकी टेरिटरी में जुड़ेगी? हमारी। जो 3 चीजें हमारी बाहर है लेकिन हमारी है, वही 3 चीजें उनकी अगर इंडिया में है तो उनकी है। बाकी जो कुछ हमारा होकर भी हमारा नहीं है, तो वही सारा कुछ उनका होकर भी उनका नहीं। कोई डाउट यहां तक? यूएस में इंडियन एम्बेसी है, किसका पार्ट मानी जाएगी? इंडिया का। इंडिया में यूएस एम्बेसी है, किसका पार्ट माना जाएगा? यूएस का। फॉरेन लैंड में या यूएस में या रशिया में इंडिया के किसी बैंक की ब्रांच है, हमारा नहीं है। इंडिया में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी स्विस बैंक की ब्रांच है, हमारी है। समझ में आ रही है बात? डिफरेंस क्लियर हुआ? ये 3 चीजें हमारी बाहर है फिर भी हमारी है, और इसके अलावा हमारा कुछ भी बाहर है तो वो हमारा नहीं। सिर्फ किस में? डोमेस्टिक टेरिटरी में। 2 कंसेप्ट पढ़ोगे तुम इस चैप्टर में, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का दायरा छोटा होता है क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड नहीं किया? ये चीजें जो हमारी होकर भी हमने ऐड नहीं की। लेकिन जब तुम नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो इनको भी ऐड करोगे। अभी मैं किसकी बात कर रही हूं? सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की। नेशनल इनकम में हम सीधा सा हिसाब करेंगे, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। नेशनल इनकम में सीधा सा फंडा है, जो हमारा बाहर है वो हमारा है, जो उनका इंडिया में है वो उनका है। हम जो बाहर से कमा रहे हैं वो ऐड कर लेंगे, और जो लोग इंडिया से कमा के लेके जा रहे हैं वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फंडा तो यही है, रूल तो यही है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्लियर होगी बात? देखो क्या लिखा हुआ है नोट्स में। डोमेस्टिक टेरिटरी, political boundaries including sea shore of a country, जहां तक हमारे शिप्स को जाने की परमिशन है। Ships and aeroplanes owned by the resident of a country and operating between 2 or more countries. For example, ships owned by Shipping Corporation of India और एरोप्लेन्स ओन्ड बाय एयर इंडिया कहां ऑपरेट हो रही है? बिटवीन इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चाहे किसी और देश में सर्विसेज दे रही है, लेकिन इसका ऑपरेटर कौन है? कोई इंडियन है, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब हमारे आपको इंटरनेशनल सर्विसेज मिलती है ना एयरक्राफ्ट के थ्रू, आप इंडियन एयरलाइन से फॉरेन जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तो वहां तक हमें जाने की परमिशन है तभी जा रहे हैं। जिस देश में जाने की परमिशन, उस देश में तो हम घुस भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर हमारा पॉलिटिकल एग्रीमेंट है ही नहीं उनके साथ। पाकिस्तान जैसे आप तुम बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? तो जहां जहां तक हमें जाने की परमिशन है वो क्या है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। आगे देखो, फिशिंग बोट्स ऑफ अ कंट्रीज फिशरमैन एंड शिप्स एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द इंटरनेशनल वाटर। इंडिया की शिप्स इंटरनेशनल वाटर में जाकर इन चीजों को एक्सप्लोर करके लेकर आ रही हैं। इट मीन्स हम कहां जा रहे हैं? हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे। Embassies and military base
इन अदर कंट्रीज, हमारी एम्बेसी या हमारा मिलिट्री बेस किसी भी देश में है तो वो हमारा ही माना जाए। यही सारी चीजें अगर उनकी हमारी टेरिटरी में है तो किसका पार्ट मानी जाएंगी? उनकी टेरिटरी का। क्लियर होगी बात? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझ में आया? कल मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी समझने के लिए। वैसे इसमें फाउंडेशन में इतनी जरूरत है नहीं, इन चीजों को जो तुम प्लस 2 में पढ़ के आए हो कि डोमेस्टिक का क्या है, नेशनल का क्या है, ऐसी जो तुम एग्जांपल्स पढ़ के आए हो, बहुत सारी 60-70 एग्जांपल्स जो पढ़ के आए हैं, उनको इतना डिटेल में करने की जरूरत है नहीं। कुछ 4-5 बता दूंगी ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्लियर? थोड़ा सा नेक्स्ट है जी, थोड़ा सा ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी इसमें। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मैं आई बहुत लेट थी, मुझे याद है मैं 11:55 पे आई होंगी क्लास में। नहीं, तुम टाइम देख रहे हो ना पीछे मुड़ के, तभी हमने क्लॉक पीछे लगाया कि मुझे पता चल जाए तुम टाइम देख रहे हो। आगे तो फिर तुम चलो जी आगे देखो। क्यों? आगे देखो। धीरे क्या? टाइम धीरे चल रहा है। तुम सिर्फ सुनना है, और जब सुनते हो तो कानों की कोई पावर नहीं खत्म होती, और जब बोल रहे हैं ना यहां तक दर्द होता है, पेट तक, इतना जोर जोर से जब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आगे देखो। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ऐसे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी इंडिया में है, मतलब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। इंडिया में ही रहकर वो सारी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी, कंजम्पशन भी, सेविंग भी, इन्वेस्टमेंट भी। नॉर्मल रेजिडेंट कौन? ऐसे लोग जिनको हमारे देश में रहते हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, प्लस और नहीं है, साथ में दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया उनको रहते हुए, दूसरा अब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में ही है। जरूरी नहीं कि आप लोग इंडिया में ही पैदा हुए हो, सिटीजनशिप होना जरूरी नहीं है इंडिया की। आप किसी और कंट्री के सिटीजन होकर भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कब बन सकते हो? जब आप इंडिया में रहने आ गए और आपको 1 साल से ज्यादा हो गया, अब आप परमानेंट इंडिया के ही बन गए। जैसे हमारे बच्चे फॉरेन में जा रहे हैं, तो जब तक उनकी पीआर नहीं लगती तब तक वो किसके रेजिडेंट कहलाएंगे? इंडिया के। पीआर कब लगती है? जब उनको 1 साल से ज्यादा हो जाता है। वो उनका तो रूल 2 साल के, फिर भी काफी टाइम बाद पीआर लगती है। पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो उनको रहते हुए ज्यादा टाइम हो गया हो, और दूसरा जब उनकी सरकार को लगे कि अब ये बच्चा हमारे ही देश में रहेगा, तो वो उधर का रेजिडेंट बन जाएगा और इधर से कट जाएगा। इंडिया में पैदा हुआ बच्चा जब फॉरेन में पीआर मिल जाती है तो इंडिया के लिए फिर वो क्या बन जाता है? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप फॉरेन लैंड में पैदा हुए हो, अब आपका माइंड बन गया कि मुझे इंडिया में ही रहना है, तो आप इंडिया में रहते हुए आपको 1 साल से ज्यादा हो गया, अब आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी ही कंट्री में है, तो आपके द्वारा कमाया गया पैसा किसकी इनकम में ऐड होगा? हमारे देश की इनकम में। अगर आप सिर्फ फॉरेन से इंडिया में घूमने आए हो, 1 साल से ज्यादा रह गए, कोई दिक्कत नहीं, जाओगे तो अपने देश में। आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां नहीं बना, आपका पर्पस सिर्फ यहां मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, आप सिर्फ वहां से इंडिया पढ़ने आए हो,
3 साल का कोर्स आप पढ़ के चले जाओगे तब आप इंडिया के नहीं बनोगे। 2 कंडीशन का होना जरूरी है, एक तो 1 साल से ज्यादा और दूसरा आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। पढ़ने आए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हो, घूमने के लिए आए हो, टाइम चाहे 1 साल से ज्यादा लग गया हो लेकिन आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। हम भी अगर फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, 2 साल का कोर्स है हमारा, या किसी बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऑफिशियल डिप्लोमेट जा रहे हैं, एम्बेसडर्स जा रहे हैं, 1 साल से ज्यादा रह गए लेकिन वो किस एक पर्पज से गए हैं, जैसे वो पर्पज सॉल्व हो गया इंडिया में वापस आ जाएंगे तो वो उधर के नहीं बने। समझ में आ रही है? एक देश का बनने के लिए क्या जरूरी है? आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्लियर? बाकी कल करवाती हूं।